के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, रेस्पिरेशन क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन ऐसे होते हैं जो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को यदि हम हिंदी में बोले इसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र का मतलब क्या होता है? श्वसन जो हम लोग एयर को इनटेक करते हैं और कुछ ना कुछ चीजें गैसियस फॉर्म में रिलीज करते हैं, वही हमारा श्वसन होता है। तंत्र की बात की जाए तो तंत्र में क्या होता है कि बहुत सारे आर्गन मिलकर के जब एक स्पेसिफिक आर्गन सिस्टम को बना करके उसका फंक्शनिंग को परफॉर्म करते हैं तो वही हमारा आर्गन सिस्टम होता है। तो सेम उसी तरह से जैसे ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये डायग्राम है, इसमें अलग अलग आर्गन क्या है मेंशन है। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, नेजल रूट हो गया, फेरिंक्स हो गया, लैरिंक्स हो गया और ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, ये सब क्या है अलग अलग आर्गन्स हैं। तो उसी बेस पे हम चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे कि रेस्पिरेशन में क्या प्रोसेस हो रहा है, कौन कौन से ऐसे आर्गन हैं जो हेल्प कर रहे हैं फॉर द रेस्पिरेशन। ओके, चलिए, तो रेस्पिरेशन क्या है अर्थात श्वसन की बात की जाएगी। तो श्वसन क्या है? इट इज प्रोसेस बाई विच ऑक्सीजन इज टेकन एंड CO2 इज गिवन आउट। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। ये एक क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है, ऑक्सीजन को एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनहेल किया जाता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण किया जाता है। एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको गिवन आउट करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसको एक्सक्रिएट करते हैं, या हम हिंदी में बोले इसको क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन की बात की जाएगी रेस्पिरेशन की, श्वसन की, तो क्या है? श्वसन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और जो हमारा CO2 है उसको क्या करते हैं कि गिवन आउट करते हैं, अर्थात उत्सर्जित करते हैं। ये तो बात हो गई रेस्पिरेशन की। अब आगे हम इसी में समझेंगे कि रेस्पिरेशन कराने के लिए या रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से आर्गन हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन को एक तरह से और भी डिफाइन किया जा सकता है कि क्या है, इट इज एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कि जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब कि हमारे बाहर का जो पर्यावरण है उससे जो कुछ भी ऑक्सीजन या एयर हम लोग इनटेक करते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे टिश्यू तक पहुंचती है और वहाँ से CO2 निकल करके हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर वो डेफिनेशन नहीं याद हो तो ये वेरी सिंपल है, क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन एंड CO2 इज गिवन आउट। ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को हम लोग इनटेक करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं डिफरेंट आर्गन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेजल कैविटी की। देखिए नेजल का मतलब क्या होता है, नोज होता है, अर्थात नाक की बात की जाए। कैविटी का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे अगर कोई ऐसा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है तो उसको हम कैविटी कह देते हैं। तो नेजल कैविटी में क्या होगा, जैसे आप डिफरेंट प्लेस पे रहते हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, तो एयर का भी जो हम कह सकते हैं कि उसमें नमी है या उसमें ड्राइनेस है वो अलग अलग होती है। लेकिन जब हमें एयर को इनटेक करना होता है तो उसमें मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, तो नेजल कैविटी करती है, क्योंकि इसमें एक प्रकार का फ्लूइड भरा होता है। जैसे ही हम एयर को इनटेक करेंगे वो एयर क्या होगी, मॉइस्चर हो जाएगी, ड्राइनेस नहीं रह जाएगी। अगर ड्राइनेस रहेगी तो निश्चित रूप से हमारी जो मेम्ब्रेन होगी उसको डैमेज कर सकती है। दूसरा, इसी नेजल रूट में ही क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स का मतलब क्या होता है कि बाल। आप देखे होंगे कि नोज में प्रेजेंट जो हेयर्स होते हैं उनका काम ये होता है कि इन्वायरमेंट में डस्ट काफ़ी उड़ती रहती है, वो डस्ट हमारे नेजल रूट से सीधे हमारे रेस्पिरेटरी डिफरेंट आर्गन्स में ना चले जाएं। इसके लिए क्या होता है, उस नेजल रूट में हेयर्स होते हैं। हेयर्स क्या काम करते हैं, उस डस्ट पार्टिकल को चिपकाने का काम करते हैं, उसको स्टिक कराने का काम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फेरिंग्स। देखिए फेरिंग्स क्या है, आप अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो ये जो नेजल रूट है, नेजल रूट और माउथ का ओपनिंग, अर्थात एक साइड से नेजल रूट की ओपनिंग हो रही है, दूसरे साइड से क्या हो रहा है, माउथ की ओपनिंग हो रही है। तो
तो जो दोनों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म आके जहाँ पे मिलता है, जैसे मान लीजिए कि एक रोड इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो जिस तिराहे पे मिलेगी उसी तिराहे को क्या बोलते हैं लोग, फेरिंग्स बोलते हैं। सेम उसी तरह से नेजल का रूट और जो ये आपका माउथ का रूट है, जहाँ पे आके कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है, बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ये क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म होता है। तो ये बात आपकी क्लियर समझ में आ गई। नेक्स्ट आर्गन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट आर्गन होता है क्या, लैरिंग्स। अब देखिए फेरिंग्स तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फेरिंग्स मैंने बताया कि कॉमन प्लेटफॉर्म है नेजल रूट का और माउथ का। देन हम बात करते हैं लैरिंग्स। देखिए लैरिंग्स यहाँ पे शो कर दिया गया है, ये क्या है, ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हिंदी में बोलते हैं क्या, इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरह का साउंड क्रिएट करने का काम करता है, साउंड जनरेट करने का काम करता है। अब कैसे करता है ये भी आप समझ लीजिए। ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स में बहुत से क्या होते हैं, वोकल कार्ड प्रेजेंट होते हैं। वोकल कार्ड क्या होते हैं, एक तरह से आप ऐसे समझो कि जैसे धागे जैसे संरचना होती है। आप लोगों ने वायलिन देखा होगा, गिटार देखा होगा, जो बजाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब प्रेशर अप्लाई होता है तो उसमें जो धागे होते हैं उसमें वाइब्रेशन कॉज होता है, और उस वाइब्रेशन से ही जैसे हम मर्जी का आवाज क्रिएट करा सकते हैं। तो सेम उसी तरह से क्या होता है, लैरिंग्स में आपके बहुत सारे वोकल कार्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही एयर से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं कुछ बोलने के लिए, उस वोकल कार्ड में अर्थात उस धागे में क्या होता है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और हमारे टंग की मदद से, हमारे जीभ की मदद से जैसा भी ध्वनि हम चाहते हैं वैसी ध्वनि हम उत्पन्न कर पाते हैं। तो ये तो बात हो गई जिसकी, लैरिंग्स की। लैरिंग्स एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि लैरिंग्स को और किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बताओगे, आपको बोलना होगा लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो ये आगे भी क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैकिया की। देखिए अब उसके आगे बढ़िए। जैसे ही लैरिंग्स के नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक पाइप दिख रही होगी, एक लंबी सी पाइप देख रहे होंगे, ये ऐसे बीच बीच में सी शेप की रिंग दिख रही होगी। इस पाइप को बोलते हैं क्या, ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया को हिंदी में कहते हैं वायु नली या श्वसन नली। इसको विंड पाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें केवल विंड और हवा ही हवा होती है और कोई भी मटेरियल नहीं होता है। मटेरियल इन द सेंस की फूड वगैरह कुछ नहीं होता है। केवल और केवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो विंड या एयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इस पाइप की इतनी खासियत ये होती है कि ये कार्टिलेज, सी शेप की कार्टिलेज से बनी होती है। देखिए ये ऐसे कुछ रिंग टाइप से आपको दिख रही होगी, ये क्या है, सी शेप की कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होगा कि एयर मान लीजिए इस पाइप में नहीं प्रेजेंट है, तो उस टाइम क्या होगा कि पाइप की चिपकने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। पाइप चिपके नहीं एक दूसरे में, इसलिए इसका जो हम कह सकते हैं कि जो आर्गन में बना होता है, जो पाइप बनी होती है वो कार्टिलेज की ही बनी होती है और सी शेप में होती है। नेक्स्ट जैसे जैसे पाइप नीचे जाती है तो आप देखेंगे कि ये दो तरह से डिवाइड हो रही है, मतलब दो भागों में डिवाइड हो रही है, एक लेफ्ट और एक राइट साइड को। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की पाइप को क्या बोलेंगे, हम ट्रैकिया बोलेंगे। ट्रैकिया में कह सकते हैं कि सी शेप की कार्टिलेज से बनी होती है, लगभग 15 से 20 ये कार्टिलेज होती है सी शेप की। ऊपर वाले पार्ट को क्या हमने बताया था, लैरिंग्स बताया था। लैरिंग्स में वोकल कार्ड प्रेजेंट होते हैं, साउंड क्रिएट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके ऊपर जो कॉमन प्लेटफॉर्म होता है नेजल रूट का और माउथ का, उसको हम बोलते हैं क्या, फेरिंग्स बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ट्रैकिया भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रोंकाई की। देखिए यहाँ पे दो वर्ड हैं, आप इसको समझ सकते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। यदि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखिए यहाँ तो ये तो ट्रैकिया हो गया, इसको इसके बाद ये डिवाइड हो रही है, एक लेफ्ट में एक राइट में। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई का मतलब प्राथमिक स्तर की ब्रोंकाई। जैसे मान लीजिए कि एक कोई पेड़ है, पेड़ की अगर कोई शाखा ऐसे निकल रही है तो क्या हुआ, प्राइमरी डिवाइड हो रही है, प्राथमिक स्तर से डिवाइड हो रही, फिर इस शाखा में कई शाखा निकलेगी तो वो क्या होगा, सेकेंडरी। ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई कहलाएगा। फिर उस शाखा में क्या होगा कि डिफरेंट और छोटी छोटी शाखाएं निकलेंगी, जिसे हम बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकाई। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं, ये आपका ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया दो भागों में डिवाइड हो रहा है तो इसको आप प्राइमरी ब्रोंकाई बोल सकते हो। देखिए प्राइमरी के बाद फिर ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है आगे चल के,
इसको आप सेकेंडरी कह दोगे। सेकेंडरी के बाद देखिए ये फिर आगे चल के कई छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जा रही है, इसको क्या बोलोगे आप, टर्शरी ब्रोंकाई। ये एकदम मुझे लगता है कि सिंपल वर्ड है, इसलिए आपको याद हो सकता है, तो आप इस पे ही फोकस कीजिएगा। या आपको अगर ये तीनों वर्ड नहीं याद होते तो सीधे सीधे आप इसको क्या कह दीजिएगा, ब्रोंकियोल्स कह दीजिएगा लास्ट वाले को, जहाँ पे एंडिंग पॉइंट है ब्रोंकाई का, एंडिंग पॉइंट ये यहाँ पे इसको आप ब्रोंकियोल्स कह सकते हो। अगर आपको और अच्छा जानना है तो निश्चित रूप से पहले अगर जो डिवाइड हो रही है उसको प्राइमरी ब्रोंकाई, पहले के बाद में जो दो भागों में और डिवाइड हो रही है उसको सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी में ही जब और छोटी छोटी वो डिवाइड हो जा रही है तो उसको टर्शरी ब्रोंकाई। 3 वर्ड हो गए, 3 वर्ड आप नहीं लिखना चाहते तो सीधे सीधे आप क्या लिख देंगे, ब्रोंकियोल्स। मुझे लगता है कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद एक वर्ड आता है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एल्वियोलाई। देखिए एल्वियोलाई क्या है, ये आप अंगूर की गुच्छी के समान कुछ संरचना देख रहे होंगे, अंगूर की गुच्छी की समान संरचना देख रहे होंगे, इसे ही बोलते हैं क्या, एल्वियोलाई बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा गया है। एल्वियोलाई का क्या मतलब होता है कि ये एक तरह से वायु के कोष्ठ होते हैं। वायु का कोष्ठ होने का कारण क्या होता है, मान लीजिए आपने एयर यहाँ से इनटेक कर लिया, इनटेक करने के बाद वो आपकी एयर ट्रैकिया से होते हुए प्राइमरी ब्रोंकाई पे आई, सेकेंडरी पे आई, टर्शरी पे आई, लेकिन पहुंचना है आपके टिश्यू तक। तो अब टिश्यू तक तो ऐसे पहुंचेगी नहीं, कहीं ना कहीं उसको स्टोर होना पड़ेगा। स्टोर होने के बाद वहाँ से वो मूव भी करेगी, मीन्स आगे की ओर बढ़ेगी, तभी ऐसा कुछ पॉसिबल है कि वो ऑक्सीजन आगे बढ़े। उसके लिए क्या होता है, ये अंगूर के गुच्छे की समान आपके फेफड़े में, आपके लंग्स में ही संरचना होती है। यहाँ पे आपका एयर आगे क्या हो जाती है, फिल हो जाती है, भर जाती है। और भरने के बाद क्या होता है कि इसी के नीचे बहुत एक पतली मेम्ब्रेन होती है। पतली मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है, बहुत सारी ब्लड की कैपिलरी प्रेजेंट होती है। ब्लड की कैपिलरी का मतलब कि ऐसा समझो खून की बहुत पतली पतली नसें होती हैं और उनमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता रहता है। तो जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचा, इसके बीच में मेम्ब्रेन है, किसकी मेम्ब्रेन है, कैपिलरीज है, एक तरह से ब्लड की बहुत सारी वेसल्स है। उस ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन का काम होता है कि जो हीम प्रोटीन होती है वो तुरंत यहाँ के ऑक्सीजन को बाइंड करके अपने में खींच लेगी। अपने पास खींचने का मतलब वो ब्लड में ले लेगी। और वहाँ पे जो ग्लोबिन प्रोटीन है उस पर CO2 बाइंड रहता है और CO2 क्या रिलीज कर देता है, यहाँ पे आपका जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है वो CO2 रिलीज कर देगा आपका यहाँ पे। जैसे ही आप एक तरह से एक्सपायरेशन करते हो, मतलब कि श्वास को निकालने का कोशिश करते हो, ये CO2 आपके होते हुए बाई नेजल रूट बाहर हो जाती है। इसका यही फिजियोलॉजी है। एक बार थोड़ा सा हम फिर से रिवाइज कराने की कोशिश करते हैं। देखिए फिजियोलॉजी क्या है, हम नॉर्मल खड़े हैं, ब्रीथ करना है तो जाहिर सी बात है कि हमें एयर को इनटेक करना पड़ेगा। एयर को इनटेक कहाँ से करेंगे, इन्वायरमेंट से, मतलब खुले वातावरण से बाहर से इनटेक करेंगे। और जैसे ही एयर को हम इनटेक करेंगे सबसे पहला रूट हमारा कौन सा होगा, नेजल, मीन्स अर्थात हमारा नोस्ट्रिल या हम नोज कुछ भी कह सकते हैं। अगर नोज में आप देखेंगे तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स का काम ये होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल है, धूल के कण हैं, वो सीधे आपके अंदर ना चले जाए, उनको चिपका के रखने का काम कौन करेगा, हेयर्स करेंगे। और कुछ हम कह सकते हैं नेजल कैविटी होती है, कैविटी में एक तरह का फ्लूइड भी भरा होता है जो हमारे एयर होती है इनकी ड्राइनेस को कम करता है। ड्राइनेस का मतलब सूखी, जैसे गर्मियों में बहुत सूखी हवा चलती है, शुष्क हवा चलती है, उसको थोड़ा मॉइस्ट बनाने का काम कौन करता है, नेजल कैविटी करती है। क्यों, क्योंकि अगर उसको मॉइस्ट नहीं करेगी तो जो मेम्ब्रेन है वो कहीं ना कहीं डैमेज होने के चांसेस होगा और मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो गर्मी में के समय में आप ये बात जरूर देखते होंगे कि नाक से खून आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है धूप वगैरह में निकलने की। उसका कारण यही है कि ड्राइनेस ज़्यादा है और लगातार आप उसको इंटेक कर रहे हो तो मेम्ब्रेन डैमेज होगी। मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो उसमें ब्लड की वेसल्स होंगी और ब्लड की वेसल्स टूटेंगी तो निश्चित रूप से ब्लड आएगा। ये तो बात हो गई नेजल कैविटी की। देन हम बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या है, एक तरह का कॉमन प्लेटफॉर्म होता है नेजल रूट का और माउथ का। देखिए ये आपका नेजल रूट है और ये आपका माउथ है, इसका कॉमन प्लेटफॉर्म है, मतलब कि दोनों में है। अगर एक रास्ता इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो जो तिराहा पड़ेगा, कॉमन रास्ता पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, फेरिंग्स बोलते हैं। ये कॉमन प्लेटफॉर्म होता है फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, ये लैरिंग्स की। अभी इसलिए बात करेंगे क्योंकि फेरिंग्स के बाद में आपका ये लैरिंग्स ही प्रेजेंट है। लैरिंग्स को
वही बोलते हैं क्या, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। वॉइस बॉक्स का क्या मतलब होता है कि एक तरह का ध्वनि उत्पन्न करने का कोई डिब्बा समझ लीजिए या कोई यंत्र समझ लीजिए, कोई आर्गन समझ लीजिए, जो कहीं ना कहीं ध्वनि को उत्पन्न कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है आप ये भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि बताया था अभी आपको, कोई गिटार है, कोई ऐसा यंत्र है जिसपे क्या होता है कि धागे जैसी कुछ रचना हो और उसमें कुछ हम फ्रिक्शन अप्लाइड करते हैं, घर्षण अप्लाइड करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वाइब्रेशन होगा। और वाइब्रेशन वैसा ही होगा जिस तरह से हम फोर्स अप्लाई करेंगे। आपने गांव वगैरह में देखा होगा, बाबा लोग कुछ सारंगी वगैरह भी बजाया करते हैं, या वायलिन, गिटार, जो भी एग्जाम्पल के बेस पे आप समझ सकते हो। तो उसी तरह से आपके इस लैरिंग्स में क्या होता है, वो वोकल कार्ड प्रेजेंट होता है। वोकल कार्ड भी एक तरह का क्या है, धागे जैसी पतली पतली संरचनाएं होती हैं। आप जैसे अंदर से एयर अप्लाई करते हो, एयर मीन्स हवा का प्रेशर जनरेट करने की कोशिश करते हो, और टंग को जिस तरह से आप घुमाते हो, सेम उसी तरह की ध्वनि आपको आपके मुख से उच्चारित होती है। ये तो बात हो गई किसकी, लैरिंग्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया देखिए, ये जो लंबी वाली पाइप है, लैरिंग्स के बाद वाली सी शेप की कार्टिलेज आ रही है ऊपर से नीचे की ओर, इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। ये ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंड, इसमें केवल और केवल हवा आती है। वो हाँ, कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसका जो रूम होता है उसको क्लोज करने का काम कौन करता है, उसको बंद करने का काम कौन करता है। ऊपर देखिए एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस क्या है, ग्रेकी मसल समझो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एयर को ही इस पाइप के अंदर आने देती है और किसी भी चीज को अंदर आने नहीं देती। अगर कोई चीज आप खाना वगैरह खाते हो तो उसको ऑइसोफेगस में भी भेजने का काम कौन करता है, ये आपका एपिग्लॉटिस करता है। तो एपिग्लॉटिस इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते वक्त ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। उस केस में क्या हो सकता है कि हो सकता है बोलते वक्त एपिग्लॉटिस भूल जाए आपका खाना, ऑइसोफेगस में न जाके वो आपके ट्रैकिया में आ जाए, तो निश्चित रूप से दिक्कत हो सकती है। तो ये तो बात हो गई किसकी, ट्रैकिया की, विंड पाइप की। इसी में एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसी में छोटे छोटे क्या होते हैं कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया का मतलब एक तरह से आप ऐसे समझो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वेरी थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसी ट्रैकिया में। जैसे कभी कभी होता है लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उस केस में क्या होता है कि जो चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, चाहे जो धूम्र होता है, वो जा करके हमारे इसी जो विंड पाइप है, विंड पाइप में प्रेजेंट जो भी सीलियां हैं, इसी पे जाके चिपक जाते हैं। और चिपक जाने के बाद जब हम कफिंग करते हैं, कफिंग करने के साथ साथ ये सीलिया टूट करके क्या होते हैं, स्पिट आउट हो जाते हैं, अर्थात मुख द्वारा वो बाहर कर दिए जाते हैं। ये किस लिए होता है, क्योंकि ये एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म है कि जो भी डस्ट पार्टिकल है, जो भी धूम्र है, आपके सीधे वो लंग्स तक ना पहुंचे, इसके लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो जो बहुत लोग होते हैं ऐसे कुछ कि कंटिन्यू स्मोकिंग करते रहते हैं, तो उनके फेफड़े का डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कारण यही होता है कि एक टाइम ऐसे आता है ये सीलिया ही पूरा खत्म हो जाता है, नया सीलिया बन ही नहीं पाता है। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो सबसे पहले वो यही मना करते हैं कि आप स्मोकिंग सबसे पहले बंद कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रोंकाई का या ब्रोंकियोल्स का। देखिए प्राइमरी, ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया दो भागों में डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट और राइट में। या तो आप इसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोल दीजिए, या आप प्राइमरी ब्रोंकाई न बोल के सीधे इसके एंडिंग पॉइंट को आप ब्रोंकियोल्स कह दीजिए। अगर एक ये जो पहली ब्रांच डिवाइड हो रही है इसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलोगे, और उसके बाद जो फिर डिवाइड हो रही है इसको सेकेंडरी बोलोगे। सेकेंडरी के बाद फिर जब छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो रही है तो इसको टर्सरी ब्रोंकाई बोल दोगे। इजी है, मुझे लगता है कि समझ में आ जाना चाहिए। ये तो बात हो गई किसकी, ब्रोंकाई की या ब्रोंकियोल्स की। अब यहाँ पे समझने वाली बात कौन सी है, देखिए ब्रोंकियोल्स के लास्ट में एंडिंग पॉइंट पे आप देखोगे तो ये जैसे छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे के समान कुछ संरचना है। आप देख रहे होंगे अंगूर के गुच्छे के समान कुछ संरचना है। इसका मतलब क्या है कि ये वायु के कोष्ठ है, वायु के कोष्ठ है। वायु के कोष्ठ का मतलब यहाँ ऐसा कोई कोष्ठ, ऐसा कोई कमरा जहाँ पे वायु प्रेजेंट होगी। वायु कौन सी वायु प्रेजेंट होगी, जो हम लोग अभी इनटेक किए हुए हैं बाय द रेस्पिरेटरी आर्गन, वो जाके हमारे एल्वियोलाई पे क्या होगा, वो स्टोर हो जाएगी, वो ऑक्सीजन या वो एयर। वो यहीं से हमारा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उस तरह से टिश्यू में जाने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। इसी के नीचे भी बहुत सारी क्या होगी, ब्लड की कैपिलरीज प्रेजेंट होगी, अर्थात बहुत पतली पतली ब्लड की वेसल्स प्रेजेंट होगी।
उसकी मेम्ब्रेन इतनी पतली होगी कि जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन, जैसे ही ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन को लगा कि इस एल्वियोलाई में क्या है, ऑक्सीजन है, तुरंत वो हीमोग्लोबिन हीम क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को पकड़ के अपने वेसल्स में खींच लेगा। और मेम्ब्रेन इतनी पतली होती है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस कि वो ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चला ही जाएगा। कौन लेके जाएगा? हीम प्रोटीन लेके जाएगी। और क्या होगा कि आप जैसे ब्लड में तो ऑक्सीजन पहुंच गया तो निश्चित रूप से वो सर्कुलेट होगा, डिफरेंट ऑर्गन को जाएगा। लेकिन CO2 भी तो है कुछ, कि जैसे हम एक्सक्रीट करते हैं तो CO2 कहाँ से आती है? CO2 भी हमारे जो ब्लड है, ब्लड में प्रेजेंट होती है। जो हमारा ग्लोबिन प्रोटीन होता है उस CO2 को कैरी करके लाने का काम करता है और उसको फेंक देता है किसमें? हमारे इसी ग्रास लाइक स्ट्रक्चर में। और जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि श्वसन बाहर करते हैं, तो वो हमारा जो CO2 होता है वो एनवायरनमेंट में वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे, ये डायफ्राम है। आप ऐसे जो देख रहे होंगे इंटरकॉस्टल मसल, ये क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम का काम ये होता है कि एक तरह से हमारा जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन कराने में हेल्प करता है। जैसे हम ऑक्सीजन या एयर इनटेक करेंगे, ये डायफ्राम क्या होगा? डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। जब डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा कि स्पेस हमारे लंग्स में बढ़ जाएगा। और जैसे ही लंग्स में बढ़ेगा तो निश्चित रूप से अमाउंट ऑफ एयर क्या होगी? इनसाइड, अंदर की ओर आ जाएगी। जैसे हमें श्वास को छोड़ना होगा उस टाइम क्या होगा? यही ये जो डायफ्राम है ये अपवर्ड मूव होगा। जैसे ही अपवर्ड मूव होगा तो यहाँ पे वैल्यूम क्या होगा, या एरिया क्या होगा? कम होगा। और जब कम होगा तो आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए कि जब कम होगा तो प्रेशर के साथ एयर बाहर कर दी जाएगी। तो ये रहा हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म। थैंक यू।